नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है, जो कि 8 खंडों में ये चौथा खंड है, उसका हम लोग पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जो कि 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न को संकलित किया गया है, आयोग के द्वारा पूछे हुए प्रश्न को। दोस्तों, इस पुस्तक में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र को भी शामिल किया गया है और यह पुस्तक जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। दोस्तों, इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक में कुल मिलाकर बात करें तो 23 अध्याय को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 24वें अध्याय को कवर करेंगे, जो कि संसदीय समितियां से होने वाली है। दोस्तों, इस पुस्तक का हम लोग अध्यायवार बांट करके विभाजित कर रहे हैं और अभी तक आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हों, पिछले अध्याय को नहीं देखे हों, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण रहा था। दोस्तों, संसद के हम लोग तीनों खंड को हम लोग देख चुके हैं, तीनों पार्ट को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संसदीय समितियां के बारे में, जो कि 24वां अध्याय होगा। दोस्तों, बिना विलंब करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अब संसदीय समितियां से संबंधित प्रश्न को। इसके पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके नोट्स से संबंधित जो कुछ नोट्स दिए हुए हैं उसके बारे में। मैं एक बार फिर से कह दूं कि अभी तक आप लोग इसके पहले के 23 अध्याय को नहीं देखे हों तो 23 अध्याय प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को यहीं से शुरू करते हैं और बढ़ते हैं संसदीय समितियाँ से संबंधित नोट्स की ओर, जो कि कह रहा है संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। उसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है ये समितियां सदन के द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाती है अस्थाई समितियां, जबकि दूसरी कहलाती है तदर्थ समितियां। दोस्तों, अस्थाई समितियां अस्थाई प्रकृति की होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है और इसका गठन जो है वो प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थाई होती है। जिस उद्देश्य के लिए उसका या उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, प्रमुख अस्थाई समितियों की बात करें तो उसमें है वित्त समितियां, उसके बाद में विभागीय अस्थाई समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति इत्यादि। दोस्तों, वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं। सदन विशेष की अस्थाई समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों जैसे कि प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थाई समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात जो है वो लगभग क्रमशः 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उसके बाद में लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। बात करें दोस्तों प्राक्कलन समिति के बारे में, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो है वो 30 होती है और इसके सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं। दोस्तों, यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा रही है तथा संगठन, उसके बाद में कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। उसके बाद में दोस्तों याचिका समिति की बात करें
तो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने संसदीय समिति से संबंधित नोट्स को देखा है। अब हम लोग देखेंगे संसदीय समिति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्न कोश को। इसके प्रश्न कोश के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। दोस्तों भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है, वह दोस्तों संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से ही प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लोकवित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। इस तरीके से दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। दोस्तों यहाँ पे 4 समितियों का नाम दिया गया है, जिसमें कि पहला है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और चौथा है याचिका समिति या कमिटी ऑन पिटीशंस। इन 4 समितियों में से बताना है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जा सकता है या निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समिति कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है तथा इसके अलावा दोस्तों अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी समिति और दूसरा होता है तदर्थ समितियां। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अस्थायी समिति के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में, जो कि कह रहा है दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। अर्थात दोनों सदन जो होता है ऊपरी सदन और निचली सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से जो निर्वाचित कुल 22 सदस्य होते हैं वे ही लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए ही होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों प्राक्कलन समिति में कह रहा है इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 30 होती है और इसके सदस्य केवल लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने दोस्तों ऊपर यहाँ पर देखा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से निर्वाचित होती हैं, जिनकी कुल संख्या 22 होती है और उन 22 सदस्यों में 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राक्कलन समिति जो है वो उसकी संख्या होती है, सदस्यों की संख्या 30 होती है, लेकिन ये 30 सदस्य जो है वो केवल लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और इसका कार्यकाल जो है वो भी 1 साल का ही होता है। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है और प्राक्कलन समिति का काम है कि वह यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। तो सरकारी उपक्रम समिति, इस समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 जो हैं वो राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं और इस समिति का भी कार्यकाल जो है वो 1 ही वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकार उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी कर सकती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है।
इस तरीके से एक नोट्स दिया हुआ है, उस नोट को देखें जो कि कह रहा है उपयुक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के लिए परीक्षण का कार्य करता है। इसके बाद में देखते हैं चौथे नंबर पर जो है वो याचिका समिति। याचिका समिति के बारे में कह रहा है कि याचिका समिति की सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है और इस समिति का कार्य जो है वो लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। हम लोगों ने अभी ऊपर कुछ देर पहले देखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। वो है दोस्तों भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं छठे नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। वो दोस्तों क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली अस्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की अस्थायी समिति तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां जैसे कि प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 का होता है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और उन कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन कह रहा है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये कथन सही नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा केवल कथन 1 जो है वो सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 कथन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग सेवाओं पर नियंत्रण, उसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा सदस्य से अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति के राज्यसभा से चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़े जाते हैं। दोस्तों, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। अतः कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो है वो संवीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों में से अध्ययन करने के बाद ये पता करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन सही है। पहले कथन को देखते हैं जो कि कह रहा है लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य से संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है।
दूसरे कथन की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। दूसरा कथन भी सही है। और तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। और इन तीनों कथनों के पढ़ने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस तरीके से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में केवल लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार कथन 1 जो है वो सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के अग्रसर समग्र निर्देश में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में नामित करता है। इस प्रकार से तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति की प्रमुख कार्य की बात करें तो वे शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य के सहित कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो लोकसभा के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिरक्षण या प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति जो है वो अपनी आख्या संसद को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दोस्तों लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 13वें नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। हम लोग अभी कुछ देर पहले देखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्यों की बात करें तो ये होते हैं दोस्तों लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 7 सदस्य और कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीचे कथन दिया गया है और वो कथन है लोक लेखा की संसदीय समिति। लोक लेखा की संसदीय समिति से संबंधित 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 3 पॉइंट में से बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। तो सही पॉइंट की बात करें दोस्तों वो है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है और लोक लेखा समिति जो लोक लेखा की संसदीय समिति जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा कथन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद की
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। सूची ए में लिखा हुआ है दोस्तों, सूची ए के अनुसार बात करें तो एक में है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का संबंध हो जाएगा दोस्तों वित्तीय समिति से। वहीं याचिका समिति की बात करें तो याचिका समिति का संबंध हो जाएगा कार्यकारी समिति से, अर्थात बी का मिलान हो जाएगा 4 से और 1 का मिलान हो जाएगा दोस्तों, ए का मिलान हो जाएगा 3 से। जबकि सी की बात करें स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो इसका मिलान जो है वो हो जाएगा तदर्थ समिति से, अर्थात इसका मिलान सी का मिलान हो जाएगा 1 से। और डी की बात करें दोस्तों जो कि विभागीय समितियां हैं, इसका मिलान हो जाएगा 2 से, अर्थात स्टैंडिंग समिति, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ए का मिलान हो जाएगा 3 से, वहीं सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, और दोस्तों यहाँ पे बी होगा, बी का मिलान हो जाएगा 4 से और सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों आपको 1 से, और डी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो इस तरीके से इसके सही कूट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार से है। उसके बाद में दोस्तों पहला कह रहा है लोक लेखा समिति जो कि वित्तीय समिति है, याचिका समिति कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति है, और विभागीय समितियां जो है वो स्टैंडिंग समिति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है केवल दोस्तों एस्टीमेट कमेटी से। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है प्राक्कलन या आकलन या एस्टीमेट कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा के लिए या लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसके राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता, जबकि लोक लेखा कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर अस्थायी समिति दोनों सदनों से पृथक रूप से गठित होते हैं, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? वह है दोस्तों आकलन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 20 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? वो की जाती है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है? अर्थात नीचे जो 4 समितियां दी गई हैं इनमें से बताना है कि कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समिति की बात करें दोस्तों तो इसके अनुसार जो है वो हो जाएगा दोस्तों सबसे पहला प्राक्कलन समिति वित्तीय समिति कहलाता है। उसके बाद में लोक लेखा समिति जो है वो भी वित्तीय समितियां हैं, और जो अगला है लोक उपक्रम समिति अर्थात ए बी सी जो है वो वित्तीय समितियां है भारतीय संसद की। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारतीय संसद की वित्तीय समितियां जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहले है दोस्तों प्राक्कलन समिति, इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं जो कि 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। और लोक या सार्वजनिक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, और ये 22 सदस्य जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। उसके बाद में बात करें लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में तो इसमें भी सदस्यों की संख्या 15 होती है, और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं जो कि 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, अर्थात ये तीनों जो है दोस्तों वो
भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर ही देखे हैं। फिलहाल देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। दोस्तों संसद की अस्थायी समिति नहीं है, इसके संदर्भ में यहाँ पर स्टार मार्किंग की गई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी समिति होती है और दूसरा तदर्थ समिति होती है। दोस्तों अस्थायी समितियों में तीन मुख्य वित्तीय समितियां, एक आकलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, उसके बाद में संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, और अगला समिति जो है दोस्तों वो सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति इत्यादि शामिल होते हैं। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लेखित जो समितियां हैं वो अस्थायी सदस्य समितियां हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जाती है। वह है दोस्तों अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसकी जाँच करने का जो सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उसके कार्य कुशलपूर्ण चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन के लिए सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उसके क्रियान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता एवं धन की व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु संसदीय समितियां नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। उसका गठन किया जाता है दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसके बाद देखें दोस्तों तो कह रहा है इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी संयुक्त संसदीय समिति में जो है वो 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से बनाए गए थे या उसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति अर्थात JPC के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एक राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया था तथा 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य शामिल हुए थे या किए गए थे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य और 10 जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वो है PC चाको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा इन प्रतियोजनों अर्थात डिलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। दोस्तों इसके लिए बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है
अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसार में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से या उचित रूप में हो रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न और इस टॉपिक से संबंधित आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन कौन करते हैं। दोस्तों इसकी बात करें तो पहला जो है दोस्तों कथन कह रहा है संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, दूसरा कथन जो है वो कह रहा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समिति, और तीसरा है वित्त आयोग जो कि नहीं करता है, चौथा है वित्त क्षेत्रीय विधायी सुधार आयोग जो कि नहीं करता है, और पांचवा है नीति आयोग जो कि नहीं करता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 5 कथनों में से जो है वो 2 कथन ही सही हो रहे हैं, 1 और 2। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित यथार्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी अस्थायी समितियां करती है। इसके पुनरीक्षण में वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कुल मिलाकर बात को करें तो अभी तक हम लोग इस वीडियो को लेकर के 24वां जो अध्याय था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें 25वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, संसदीय अधिनियम के बारे में। दोस्तों अपने सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।